हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं क्लास 8 के हिस्ट्री चैप्टर 3 के साथ। इसका शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने क्लास 6 के हिस्ट्री को कंप्लीट किया था, क्लास 7 के हिस्ट्री को भी कंप्लीट किया था और आज हम क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर 3 को देखने जा रहे हैं। और हम इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम आज समझेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि आज के सीरीज़ में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंपनी दीवान के रूप में। तो 17 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया था। और क्या हुआ था, तो ये जो 1770 में पड़े अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी, करीब 1 करोड़ आबादी समाप्त हो गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल बादशाह ने कंपनी को दीवान कब तैनात किया था, तो आपका जवाब होगा 17 अगस्त 1765 को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रहते हैं महत्वपूर्ण। और 1770 में क्या हुआ था, तो 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था और 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त के बारे में, यानी 1793 के बारे में। तो राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी का राजस्व चुकाने का जिम्मा भी सौंपा गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है, तो राजाओं तालुकदार को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया इन लोगों से। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड आगे। तो स्थायी बंदोबस्त के विफल होने के क्या कारण थे फ्रेंड्स, तो जमींदारों ने भूमि सुधार में खर्च नहीं किया, राजस्व अधिक होने से जमींदार इसे चुका नहीं पाते थे और उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। राजस्व हमेशा के लिए तय होता है, इसी की वजह से ये सारी प्रोसेसेस चल रही थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में, यानी 1822। इससे पहले हमने जो पढ़ा था स्थायी बंदोबस्त, वो 1793 था फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इस बीच में कितना गैप है। तो स्थायी बंदोबस्त के बाद हम पढ़ेंगे मालवाड़ी बंदोबस्त, जो 1822 का है। बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी, यानी ये जो बंदोबस्त थी बंगाल प्रेसिडेंसी वाले इसमें, तो इसमें ये जो मालवाड़ी बंदोबस्त था ये होल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार किया गया था। और ये किसके लिए था, तो उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए। ठीक है, इसमें गांव के प्रत्येक अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह यानी महल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसे, तो शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड, महलवाड़ी मुखिया। इसको आप एक दोनों से रिलेट करके रखिएगा, ये आपको याद करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया जाता था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई थी। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय ग्राम के मुखिया को दिया जाता था। मैंने अभी आपसे बोला ना फ्रेंड्स कि महलवाड़ी और मुखिया, शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आप याद रखिएगा क्योंकि ये म से महलवाड़ी, म से मुखिया, ये इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मुंड्रो व्यवस्था या रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो दक्षिण भारतीय इलाकों में लागू थी यह व्यवस्था और मुंड्रो व्यवस्था को ही रेतवाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता है। कैप्टन एलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान से युद्ध के बाद हड़पे गए इलाकों से में सबसे पहले इस व्यवस्था को अपनाया था और थॉमस मुंड्रो ने यह व्यवस्था स्थायी कर पूरे भारत में लागू किया था। तो एक चीज़ यहाँ आप याद रखिए, रेतवाड़ी व्यवस्था यानी किसानों के लिए, यह रेत मीन्स किसान भी होता है फ्रेंड्स, तो इसीलिए रेतवाड़ी मीन्स किसानों से रिलेटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि रेतवाड़ी व्यवस्था किससे रिलेटेड है, तो आपका जवाब होगा किसानों से। महलवाड़ी व्यवस्था किससे रिलेटेड है, तो आपका जवाब होगा मुखियाओं से। और आपका एक बचा स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त जमींदार राजाओं से। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे। तो इस राजस्व का आकलन करने से पहले खेतों को सर्वेक्षण किया जाता था, फिर सीधा किसानों, देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने भी बताया था ना आपको कि रेत का मीन्स किसान होता है, तो देखिए किसानों के बारे में यहाँ रेत ब्रैकेट में लिख दिया गया है, से राजस्व बंदोबस्त किया गया था। ठीक है, मुंड्रो का यह मानना था कि अंग्रेजों को पिता की तरह किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की इस सीरीज में इतने महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब आगे की सीरीज में हम इससे आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।
अगर आप नए लर्नर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप नए लर्नर्स हैं और अभी तक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं और फ्रेंड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है। तो आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।